हेलो हॉरर मूवी फैंस। आज लाई हूँ आपके लिए रिसेंटली रिलीज्ड और एक हॉरर मूवी जिसका नाम है टॉक टू मी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत एक हाउस पार्टी से होती है जहाँ सब लोग काफी इंजॉय कर रहे थे। तभी पार्टी में एक कोल नाम का लड़का अपने भाई डकैत को ढूंढते हुए आता है। वो काफी परेशान लग रहा था। कोल को पता चलता है कि उसके भाई की हालत काफी बिगड़ गई है। अब रूम के बाहर पहुंचकर वो डकैत को बाहर आने कह रहा था। बहुत समझाने पर भी जब डकैत दरवाजा नहीं खोलता तो कोल उस दरवाजे को तोड़कर अंदर जाता है। अंदर डकैत कोल को देखकर बड़ी अजीब बातें कहने लगता है कि पापा ने उससे कहा है कि कोल बहुत लोगों को चोट पहुंचाएगा। ये बातें सुनकर कोल तो शॉक हो गया था क्योंकि उनके पिता की मौत बहुत पहले ही हो गई थी। वो ये बात डकैत को भी समझा रहा था पर वो तो कुछ सुनने या समझने की हालत में ही नहीं था। वो तो वायलेंट होकर अपने ही भाई कोल को स्टैप कर देता है और फिर अपनी आंखों में वही चाकू घुसा देता है। ये सारे इंसिडेंट को देखकर पार्टी में मौजूद सारे लोग डरकर वहां से भागने लगते हैं और ये सीन यहीं पर कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम मिया से मिलते हैं जिसके मॉम की रिसेंटली ही मौत हुई थी, जिससे मिया अभी भी उभर नहीं पाई। वो काफी डिप्रेस रहती है। उसकी अपने पिता के साथ भी कुछ खास नहीं बनती। वो अपना ज्यादातर वक्त अपनी आंटी के घर बिताती है क्योंकि वो अपने कजिन्स रायली और जेड से काफी क्लोज है। फिर हम रायली को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहा था। तभी वह मिया आकर रायली को अपने साथ घर ले जाने लगती है। वो दोनों फुल वॉल्यूम में गानों को प्ले करते हुए जा रहे थे। यहाँ हम देख पाते हैं कि मिया अपने कजिन्स के साथ होने पर काफी खुश होती है। अब रास्ते में उन्हें एक घायल कंगारू दिखता है। उसे देखकर रायली पहले तो मिया को उसे हॉस्पिटल ले जाने कहता है पर कंगारू की हालत काफी खराब थी। उसे बचाना पॉसिबल ही नहीं था। कंगारू को तड़पता देखकर रायली मिया से कहता है कि वो उसे मार दे ताकि उसकी तकलीफ तो कम हो। मिया कोशिश तो करती है पर उसे मार नहीं पाती और वो दोनों घर चले आते हैं। अब अगले सीन में हम मिया और जेड को देखते हैं जो काफी हंसी मजाक कर रहे थे। उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि वो दोनों कजिन से भी ज्यादा एक दूसरे के दोस्त हैं। मिया जेड से कहती है कि वो आज रायली को स्कूल से लाना भूल गई थी, जिस पर जेड बहाना बना देती है कि वो बिजी थी। मिया कहती है कि जेड अपने बॉयफ्रेंड डैनियल के साथ इतनी बिजी है कि उसने आज पूरे दिन उसके मैसेज को देखकर भी रिप्लाई नहीं किया। यहाँ हम समझ पाते हैं कि मिया भी डैनियल को पहले पसंद करती थी। इसके बाद मिया जेड को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक लड़की पोजेस लग रही थी। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की अपने मर्जी से ही पोजेस हुई है और ये सब एक गेम का पार्ट है जो हाल ही में वहाँ के हाउस पार्टीज में खेला जाता है। मिया इस पार्टी में जाने के लिए काफी एक्साइटेड थी पर वही जेड उसके साथ वहाँ जाने के लिए साफ मना करती है क्योंकि उसका मानना था कि वो वीडियो फेक है और ये सब बस एक मजाक है। मिया कहती है अब ये सब तो वही जाकर पता चलेगा तो वो उसके साथ चले। फिर मिया जेड को याद दिलाती है कि आज उसके माँ की सेकेंड डेथ एनिवर्सरी है तो अगर वो घर में रहेगी तो उसे वही सब याद आते रहेगा। तो इस सब से बाहर निकलने के लिए उसे वहां जाना है। अब अपने दोस्त के बारे में सोचकर जेड भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर रात में आंटी के सोने के बाद वो दोनों पार्टी के लिए जा रहे थे। तभी रायली भी उनके साथ जाने के लिए जिद करने लगता है। वो दोनों उसे मना करते हैं पर हमें पता है छोटे भाई बहन कैसे होते हैं। वो कह देता है कि मुझे साथ ले चलो वरना मैं माँ को तुम्हारे पार्टी के बारे में बता दूंगा। तो फिर क्या उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। अब पार्टी में हम देखते हैं मिया को वहाँ कोई खास पसंद नहीं करता। अब पार्टी की होस्ट हेली मिया को वहाँ देखकर खुश नहीं थी। वो जेड से कहती है मिया हमेशा ही डिप्रेस रहती है जिससे उसके आसपास का माहौल वैसे ही बन जाता है और हेली को लगता है कि मिया अभी भी डैनियल को पसंद करती है। पर उसकी इन बातों पर जेड को जरा भी यकीन नहीं था। अब सब लोग एक रूम में इकट्ठा होते हैं। अब वो उसी गेम को खेलने वाले थे जिसके लिए वो सब उस पार्टी में आए थे। अब हेली गेम का सेटअप करते हुए उन सबको उस गेम जिसका नाम टॉक टू मी है उसके बारे में बताने लगती है। इस खेल में कैंडल को जलाकर टेबल पर रखे हाथ को अपने हाथ में पकड़कर उसे कहना होता है टॉक टू मी। ऐसा करते ही कोई इनविजिबल एंटिटी तुम्हारे अंदर एंटर करके तुम्हें पोजेस कर लेगी। पर इस गेम का एक मैंडेटरी रूल है कि ये सब वो सिर्फ 90 सेकेंड तक कर सकते हैं। 90 सेकेंड पूरे होने से पहले ही उन्हें उस हाथ को अपने हाथ से छुड़ाकर उस कैंडल को बुझाना पड़ेगा जिससे स्पिरिट वर्ल्ड और हमारे बीच का दरवाजा बंद हो सके। इसके बाद हेली वहां मौजूद सबसे पूछने लगती है कि कौन इस गेम को खेलना चाहेगा। अब हमें तो पता है कि मिया इस गेम के लिए कितनी एक्साइटेड थी तो वो तुरंत अपना हाथ उठाकर उस खेल को खेलने के लिए आगे आती है। और अब इस खतरनाक खेल की शुरुआत होती है। पहले तो मिया को चेन से बांध दिया जाता है, फिर कैंडल को जलाया जाता है जिससे दोनों दुनियाओं के बीच का दरवाजा खुल जाए। मिया हेली से पूछती है कि अगर किसी ने 90 सेकेंड के अंदर इस हाथ को नहीं छोड़ा तो क्या होगा। इस बात को सुनते ही हेली काफी सीरियस होकर उसे कहती है कि ये काफी खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे वो एंटिटी हमेशा के लिए ही उस इंसान के अंदर रह जाएगी।
और फिर उसे वापस भेजना नामुमकिन होगा। फिर मिया को उस हाथ को पकड़ने कहा जाता है जो इन दोनों दुनियाओं को जोड़ता है। मिया डरते हुए उस हाथ को पकड़ लेती है। उसके ऐसे करते ही उसे अपने सामने एक डरावनी शक्ल वाला आदमी दिखने लगता है। उसे देखते ही वो डर कर चिल्लाने लगती है। मिया की ये हालत देखकर वहां मौजूद बाकी सब लोग उस पर हंस रहे थे, उस इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर रहे थे। पर अभी भी जेड को ये सब मजाक ही लग रहा था। वो मिया से कहती है कि वो ये बकवास अभी के अभी बंद करे। मिया काफी डर गई थी। वो बार-बार कहती है कि एक आदमी उसके सामने ही बैठा है, उसे ही घूर रहा है। तो जेड को यकीन दिलाने के लिए मिया फिर से उस हाथ को पकड़ लेती है। हेली उसे कहती है कि वो उस आत्मा से बोले आई लेट यू इन, जिससे वो उसकी बॉडी में एंटर कर सके। मिया के ऐसे करते ही हम देखते हैं कि मिया अब पोजेस हो गई थी। उसकी आंखें उस वीडियो वाली लड़की की तरह ही काली हो गई थी। मिया अब अजीब तरीके से बिहेव करने लगी थी और वो रायली की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है कि वो तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारे ही पीछे खड़ा है। वो तुम्हें 2 टुकड़ों में काट देगा। अब ये सब में 90 सेकंड होने ही आए थे, तो हेली मिया को उस हाथ को छोड़ने कह रही थी, पर मिया उस हाथ को नहीं छोड़ती। वो तो रायली पर नजर टिकाकर उसे घूरते हुए बार-बार यही कह रही थी, रन रन रन। हम देखते हैं जैसे-जैसे टाइम बढ़ रहा था, मिया की आंखें और भी काली हो रही थी। अब कमरे की लाइट फ्लिकर होने लगी थी। मिया चिल्लाने लगती है, पर तभी उनका एक दोस्त जॉश मिया के हाथ से उस हाथ को छुड़ा लेता है और हेली तुरंत उस कैंडल को बुझाकर इस गेम के प्रोसीजर को एंड कर देती है। अब इस इंसिडेंट से सब लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि 90 सेकेंड का टाइम लिमिट भी क्रॉस हो गया था। रूम में सन्नाटा हो गया था, पर मिया जोर-जोर से हंसने लगती है और सबसे कहती है कि ये उसके लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था और उसे काफी मजा आया। अब उसे नॉर्मल देखकर बाकी लोग भी रिलैक्स हो जाते हैं और उसकी हिम्मत की दाद देते हैं। पर हम देखते हैं इस इंसिडेंट का रायली पर काफी असर पड़ा था। उसे तो अपने कमरे में सोने से भी डर लग रहा था, तो वो मिया के कमरे में आता है। वो मिया से उस गेम के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि वो काफ़ी अमेज़िंग एक्सपीरियंस था। वो एक अनजान बट खुशी देने वाली लाइट को अपने आसपास महसूस कर पा रही थी। वो सब कुछ देख, सुन और फ़ील कर पा रही थी। उसने वो सब काफ़ी एन्जॉय किया। पर राइली उसे बताता है कि वो उस वक़्त काफ़ी डर गया था। पर मिया उसे कहती है कि वो परेशान ना हो, वो बिल्कुल ठीक है। अब वो लोग मिया के माँ के बारे में बात करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि एक रात मिया के माँ ने गलती से ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स खा ली थी। उसके पिता हॉल में सो रहे थे और माँ बेडरूम में। जब उसे तकलीफ होने लगी, वो रूम के बाहर आने की कोशिश करने लगी, पर ना जाने कैसे दरवाज़ा लॉक हो गया था। अगली सुबह उसकी माँ की लाश दरवाजे के पास मिली। उनके नाखून उखड़ गए थे और दरवाजे पर खरोच के निशान थे। इससे ये साफ समझ आता है कि वो खुद को बचाने की कोशिश आखिरी सांस तक कर रही थी। ये सुनकर राइली मिया से कहता है कि वो अकेली नहीं है। वो वादा करता है कि वो और जेड हमेशा उसके साथ रहेंगे। अब देर रात हम राइली के पीछे एक हाथ को नोटिस करते हैं। अब सीन यहाँ से कट होकर अगली सुबह मिया और जेड के स्कूल में शिफ्ट होता है, जहाँ वो दोनों इस गेम को अपने घर पर खेलने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि इस बार डैनियल को उस खेल को खेलना था। अब रात में हेली, जॉश और डैनियल जेड के घर आकर उस गेम का सेटअप कर रहे थे। अब मिया को देखकर हम समझ पाते हैं कि वो इस हाथ में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड थी। मिया के पूछने पर जॉस उसे इस हाथ की हिस्ट्री बताता है कि ये किसी इंसान का असली हाथ है, जिसे सिरामिक से बाद में कवर किया गया। कुछ लोग मानते हैं कि वो हाथ किसी ऐसे इंसान का है जो दूसरी दुनियाओं के लोगों से कांटेक्ट कर सकता था। तो उसके मरने के बाद कुछ लोगों ने उसके हाथ को काट दिया। वही कुछ लोग मानते हैं कि ये हाथ किसी शैतान की पूजा करने वाले इंसान का है। अब कहानियां तो बहुत सारी है, पर सच्चाई ये है कि ये हाथ दोनों दुनियाओं को जोड़ने का जरिया है। अब खेल डैनियल से शुरू होता है और एक-एक करके सब लोग उस गेम को खेलने लगते हैं। पोजेस होकर कोई अपना सीक्रेट बाकियों को बता देता या कोई अजीब हरकतें करता, जिससे सब लोगों को उस गेम को खेलने में काफी मजा आ रहा था। सबको एंजॉय करता देख राइली भी उस गेम को खेलना चाहता था, पर अभी वो तो 15 साल का भी नहीं हुआ था, तो सब लोग उसे उस गेम को खेलने से मना कर रहे थे। जेड और राइली में बहस होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका भाई राइली ये रिस्क ले। अब पहले तो सब लोग उसे काफी मना कर रहे थे, पर आयली के जिद करने पर आखिर में मिया उसे 90 सेकंड की जगह सिर्फ 50 सेकंड के लिए उस गेम को खेलने के लिए अलाउ करती है। पर जेड को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब सब सेटअप करके रायली उस हाथ को पकड़कर टॉक टू मी कहकर खेल की शुरुआत करता है, पर अपने सामने किसी को देखकर चौंक जाता है। उसे डरा देख मिया उसे हिम्मत देकर गेम को आगे कंटिन्यू करने कहती है। अब उसके आई लेट यू इन कहते ही रायली चौंक होने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद शांत होकर मिया की तरफ देखकर कहने लगता है, मुझे माफ करना मी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मुझसे नफरत मत करना।
ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है और मिया इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसकी माँ ही उसे मी कहती थी। अब ये सब में 50 सेकंड्स बीतने ही वाले थे, तो जॉश और हेली राइली के हाथ से उस हाथ को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर मिया उन्हें रोकने लगती है, ये कहते हुए कि ये उसकी माँ है और उसे उनके साथ और थोड़ी देर बात करना है। अब ये सब में उन्हें पता भी नहीं चलता कि 90 सेकंड्स भी हो चुके हैं। अब राइली टेबल पर अपने सिर को मारकर खुद को ही घायल करने लगता है, जिसे देखकर अब मिया उसके हाथ को छुड़ाने लगती है, पर अब क्या फायदा, टाइम तो बीत चुका। अब राइली के अंदर की स्पिरिट और भी पावरफुल हो गई थी। वो तीनों मिलकर भी राइली को रोक नहीं पा रहे थे। शोर सुनकर अब जेड भी वहां आ गई थी। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अब वो लोग आगे क्या करें। किसी तरह वो राइली को छुड़ा लेते हैं और अब वो बेहोश हो गया था। एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। इस इंसिडेंट से वो सब लोग शॉक हो गए थे। फिर हम मिया को देखते हैं जो बाथरूम में अपने हाथ धोने आई थी। वही उसे कमरे के कोने में एक औरत की शैडो दिखती है। अब पुलिस वहां आ गई थी और एली को भी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। मिया अपने घर आती है। उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर मिया उनकी बात नहीं सुनती और अपने कमरे में चली जाती है। और फिर हम देखते हैं इतना सब होने के बाद भी ये लड़की उस हाथ को अपने साथ ले आई थी। फिर अगले सीन में मिया रायली को देखने हॉस्पिटल आती है, पर जेड और उसकी माँ राइली के इस हादसे के लिए मिया को ही जिम्मेदार मान रही थी। वो उसे राइली से मिलने भी नहीं देते। अब हॉस्पिटल में मिया को अपने आसपास किसी का प्रेजेंस महसूस हो रहा था और कोई डिमोनिक आवाज में उसे पुकार रहा था। इस सब से मिया काफी घबरा गई थी, तो डैनियल उसे संभालता है और उसे घर छोड़ने जाता है। मिया उसे वहीं रुकने कहती है क्योंकि ये सब के बाद वो अकेले घर पर नहीं रह पाएगी, तो डैनियल भी मान जाता है। मिया उसे राइली के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है। उसे यकीन था कि वो उसकी माँ ही थी, पर यहाँ डैनियल उसे कहता है कि ये सब सच नहीं है। उसका मानना था कि ये एंटिटी उनके अंदर के दर्द और दुख को पढ़ सकती है, फिर इन्हीं फीलिंग्स को उनके अगेंस्ट यूज करती है। तो अब मिया इस सब से दूर रहे। अब उनके सोने के बाद मिया को अपने माँ के मौत वाले दिन का सपना आता है, जिससे वो डर कर उठ जाती है, पर खौफ का साया अभी तक खत्म नहीं हुआ था। एक अंधेरे कोने से खौफनाक शक्ल वाली एंटिटी मिया की तरफ बढ़ने लगती है। उसे डर कर मिया पीछे होने लगती है। तभी सीन डैनियल पर शिफ्ट होता है, जो अभी नींद से जाग चुका था, और जो भी अभी मिया ने देखा वो उसका वहम था। पर मिया को अपने इतने करीब आते देख डैनियल मिया को ही गलत समझ लेता है और गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अब इससे मिया और भी दुखी हो गई थी, तो अपने माँ से फिर से बात करने के लिए मिया उस हाथ को बैग से निकाल कर उस खेल को स्टार्ट करती है। अब इस लड़की को क्या ही बोले। इस बार वो अपने माँ को आवाज लगाती है। ऐसे करते ही उसकी माँ भयानक रूप में उसके सामने आती है। उसके सामने आते ही मिया उससे पूछती है कि वो उसे छोड़कर क्यों चली गई, जिस पर उसकी माँ मिया से माफी मांगते हुए कहती है कि वो ऐसा कभी भी करना नहीं चाहती थी, पर अब वो हमेशा उसके साथ रहेगी। अब सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ राइली वॉयलेंट होकर फिर से अपने सिर को दीवार पर मारने लगता है। ये देखकर जेड काफी घबरा गई थी। बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल का स्टाफ राइली को शांत करता है। अब अगली सुबह मिया अपने दोस्तों से ये बात शेयर करती है कि उस हादसे वाली रात से ही उसे अपनी माँ हर जगह दिखने लगी है। पहले तो वो लोग उस पर विश्वास नहीं करते, पर फिर डैनियल उन्हें पिछली रात वाली घटना बताता है, तो जॉश को याद आता है कि यही बात उसे डकेट ने भी कही थी। उसे भी मिया की तरह स्पिरिट्स दिखने लगी थी, तो उसने डर कर वो हाथ जॉश को दे दिया। जॉश से पहले डकेट ही इस हाथ को अलग अलग पार्टी में ले जाकर इस गेम को ऑर्गेनाइज करता। फिर वो उन लोगों को उस पार्टी के इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ हमें पता चलता है कि उस रात डकैत की मौत हो गई, पर उसका भाई कोल अभी जिंदा है। तो वो लोग कोल से मिलते हैं, इसी उम्मीद में कि उन्हें और जानकारी मिल जाए। अब कोल से मिलकर उन्हें पता चलता है कि कुछ टाइम बाद अपने आप ही उस एंटिटी का असर कम होने लगता है और फिर आखिर में वो उस पोजेस इंसान का शरीर छोड़कर चली जाती है। पर जेड उसे बताती है कि राइली के साथ कुछ अलग हो रहा है, उसके अंदर की स्पिरिट उसे मारना चाहती है। तभी मिया को याद आता है कि इस गेम को एंड करने के लिए कैंडल को बुझाना पड़ता है, जिससे दोनों दुनियाओं के बीच का कनेक्शन बंद हो जाए। पर उस रात के अफरा तफरी में वो लोग कैंडल को बुझाना भूल गए थे, जिसका मतलब राइली की आत्मा अभी भी उस दुनिया में फंसी होगी। तो जेड और मिया तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं, ताकि वो इस गेम को एंड करके राइली को वापस इस दुनिया में ला पाए। वो लोग राइली के हाथ में उस हाथ को देकर उसे पुकारने लगते हैं, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो फ्रस्ट्रेट होकर मिया खुद ही उस हाथ को पकड़ लेती है, जिससे उन्हें पता चले कि राइली अब कहाँ है। अब मिया को एक छोटी बच्ची दिखती है, जिसे मिया उसे राइली तक ले जाने कहती है। उसके आई लेट यू इन बोलते ही वो लड़की मिया को दूसरी दुनिया में राइली तक ले जाती है। वह राइली की आत्मा पर हो रहे जुर्म अत्याचार को देखकर मिया तो अंदर तक कांप गई थी।
उसे समझ आता है कि अब रायली को वापस लाना लगभग नामुमकिन है। वो डर और पछतावे के कारण हॉस्पिटल से भागकर अपने घर आती है, जहां उसके पिता फिर से उससे बात करने का ट्राई करते हैं। इस बार भी वो उन्हें इग्नोर करके वहां से जाने वाली थी, पर उनके बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो वहां रुक जाती है। फिर उसके पिता कहते हैं कि उसके माँ ने मरने से पहले एक चिट्ठी लिखी थी, जो उन्होंने मिया से छुपाई ताकि उसे तकलीफ ना हो। पर अब उन्हें लगता है कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, तो वो उसे उसके माँ की चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगते हैं, जिसमें उसने मिया और उसके पिता से माफी मांगी थी, क्योंकि वो अपने जिंदगी से तंग आकर ये कदम उठा रही थी। ये आखिरी रास्ता था जिससे वो इस सब से निकल पाएगी। अब चिट्ठी से तो ये साफ है कि ये सुसाइड था। चिट्ठी सुनकर मिया और उसके पिता इमोशनल हो जाते हैं। इतने में मिया को उसके कमरे से उसकी माँ की आवाज आती है, जो उसे कहती है कि उसके पिता झूठ बोल रहे हैं। मिया अपने कमरे में आती है और पीछे से दरवाजा बंद होता है। अब कमरे के बाहर उसके पिता उसे दरवाजा खोलने कह रहे थे। तभी मिया की माँ उसे कहती है कि वो अपने पिता पर विश्वास ना करे, वो उसे भी चोट पहुंचाएंगे। पर अभी मिया को रायली की मदद करनी होगी, जो बड़ी तकलीफ में है। वो मिया से कहती है कि वो उसे मार दे ताकि उसकी तकलीफ खत्म हो, और मिया की माँ दूसरी दुनिया में रायली को संभाल लेगी। इसके बाद रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जो पहले सीन से एकदम ऑपोजिट था। मिया के पिता तो दरवाजा खटखटा ही नहीं रहे थे, वो तो उस हाथ को देखे जा रहे थे जो उन्हें मिया के बैग से मिला था। अब सीन फिर से मिया पर शिफ्ट होता है, जिसे अपने पिता की जगह एक इविल एंटिटी दिखती है, जो उस पर अटैक करती है। अब खुद को बचाने के लिए मिया उस एंटिटी पर सीजर से हमला कर देती है। अब हेलुसिनेशन से बाहर आने पर मिया को पता चलता है कि उसने अपने पिता को ही जख्मी कर दिया था। अपने पिता की ये हालत देखकर मिया तो अब टूट चुकी थी। अब हॉस्पिटल में रायली की तबीयत ठीक होने लगी थी। इतने में जेड को मिया का कॉल आता है, जो उसे कह रही थी कि रायली की जान खतरे में है, पर अगर जेड अभी उससे मिलने आए तो वो उसे सारी सच्चाई बता देगी। अब जेड उसकी बातों पर विश्वास तो नहीं करना चाहती थी, पर अपने भाई के खातिर वो मिया के घर के लिए निकल जाती है। पर फिर हम देखते हैं कि मिया तो हॉस्पिटल के बाहर ही थी। जेड के वहां से जाते ही वो सीजर लेकर रायली के रूम में पहुंचती है, जहां उसे रायली की जगह एक इविल एंटिटी दिखती है, जो मिया से कहती है कि अब वो रायली को नहीं बचा सकती। मिया गुस्से में उस पर अटैक करने ही वाली थी, पर अचानक रुक जाती है। अब जेड मिया के घर पहुंच चुकी थी, जिसे वह मिया के पिता खून में लथपथ जमीन पर पड़े दिखते हैं। अब उसे समझ आ गया था कि वहाँ क्या हुआ है। वो तुरंत एम्बुलेंस को वहां बुलाकर फिर से रायली को बचाने हॉस्पिटल में भागती है। अगले सीन में मिया रायली को हॉस्पिटल से व्हीलचेयर पर बिठाकर रास्ते की तरफ ले जा रही थी। वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर हम उसके पीछे उसकी माँ को देखते हैं, जो उसे मैनिपुलेट करके समझा रही थी कि वो सही कर रही है। अब मिया रायली को बीच रास्ते में धक्का देने ही वाली थी, पर तभी वह सीन कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रायली की जगह मिया का ही एक्सीडेंट हो गया था, और जेड ने आकर रायली को बचा लिया था। फिर हम मिया को हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं, जो चिल्ला चिल्ला कर सबको आवाज दे रही थी, पर कोई उसे सुन नहीं पाता। उसे हमेशा एक सपना आता था जिसमें उसे अपने रिफ्लेक्शन मिरर में नहीं दिखती, मानो उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया हो। आज वो सपना सच हो गया था। अब इससे ये तो साफ है कि मिया की मौत हो गई थी, और अब वो दूसरी दुनिया में फंस चुकी है। हमें दिखाया जाता है कि मिया किसी टनल से गुजरते हुए एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आ गई थी। अब वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है उस हाथ से मिलाने के लिए, पर अब कहानी बदल चुकी थी। उसे समझ आता है कि अब वो एक स्पिरिट है, जो दरअसल उस हाथ के जरिए किसी ऐसे इंसान के साथ हाथ मिलाकर जुड़ रही है जो उस खेल को खेल रहा है। और इसी सीन के साथ यहाँ ये कहानी एंड होती है। तो गाइस, ये थी टॉक टू मी मूवी की कहानी। एक ऐसा खेल जिसके चलते डकैत और मिया ने अपनी जान गंवा दी। दोनों को भी उन्हें पोजेस किए एंटिटी ने मैनिपुलेट करके अपनों पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे डकैत ने अपने भाई कोल को चोट पहुंचाई, और मिया ने अपने पिता को, और आखिर में खुद मर गए। उस एंटिटी ने उनके अंदर के दुख, दर्द और अकेलेपन को उनके खिलाफ ही यूज किया। अपने पास के दुख से उबर ना पाने के कारण मिया डिप्रेशन में ही रहती थी, जो उसके अंत का कारण बन गया। और अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए मिया सेल्फिश हो गई, और उसकी एक गलती के कारण उसके आसपास के सारे लोगों की जान खतरे में पड़ गई। तो आज के लिए बस इतना ही। एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। सो कहती हूँ आपको अलविदा, विद वादा कि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।